हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। आज जो है हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसे एक बार हम रिवाइज करके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले दहन और ज्वाला क्या होती है। जैसे कि हमें इमेज में देखने को मिल रहा है कि सारी इमेजेस में क्या हो रहा है, दहन हो रहा है ना। यानी कि आग जल रही है तो इसे क्या कहा जाता है, दहन कहा जाता है। ठीक, लेकिन किसकी उपस्थिति में आग जलती है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। ठीक है, तो आग जब जलती है तो वो इस तरीके से क्या निकालती है, फ्लेम निकालती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ज्वाला कहते हैं। लेकिन बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि चारों इमेजेस में से एक इमेज ऐसी है जहां पर ज्वाला नहीं निकल रही। तो क्या मतलब यहाँ पर दहन नहीं हो रहा? क्या आप क्या समझेंगे इससे? यानी कि बच्चों, यहाँ पर दहन तो हो रहा है लेकिन ज्वाला क्या है, नहीं निकलती। तो दहन दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा जहां पर जब दहन होता है तो ज्वाला निकलती है, लेकिन दूसरा टाइप ये होता है जहां पर दहन हो रहा है लेकिन ज्वाला हमें नहीं दिखती। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमने दहन के बारे में पढ़ा कि दहन क्या होता है। वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्म प्रकाश उत्सर्जित करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, किसके साथ मिलकर के, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है बच्चों, दहन के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि दहन में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दहन के लिए, और ऑक्सीजन जो है दहन की प्रक्रिया में सपोर्ट करती है, समर्थन देती है बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार हमने दहन के उदाहरण पढ़ लिए थे। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि दहनशील पदार्थ कौन से होते हैं, गैर दहनशील पदार्थ कौन से होते हैं। जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में मिल करके क्या होते हैं, जलते हैं, गर्मी और प्रकाश यानी कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो हमारे दहनशील पदार्थ होते हैं। और जो नहीं जलते, जिनको जलाया नहीं जा सकता ऑक्सीजन के साथ भी मिल करके, उन्हें क्या कहा जाता है, गैर दहनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि पानी है, रेत है, कांच है, सीमेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। दहन के उत्पाद भी हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद दहन के प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। लास्ट टॉपिक हमारे दहन के प्रकार चल रहा था, जहां पर हमने क्या पढ़ा कि दहन के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन यानी कि रैपिड कंबशन जिसे कहते हैं। तीव्र दहन में क्या होता है, एक्सटर्नल हीट या किसी बाहरी ऊष्मा की मदद से जो भी हमारा क्या है, दहनशील पदार्थ है, वो क्या करता है, आग पकड़ता है, जलता है, और वहां पर ऊष्मा और रोशनी या प्रकाश जिसे हम कहते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन बाहरी ऊष्मा की मदद से। ठीक, दूसरा होता है हमारा स्वतः दहन। स्वतः दहन यानी कि जैसे कि फास्फोरस है तो वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही दहन करने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दहन है वो क्या कहलाता है, स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है, जहां पर किसी भी बाहरी ऊष्मा की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती जलने के लिए। ठीक, तीसरा हमारा विस्फोट। विस्फोट में बाहरी हीट की मदद भी करनी पड़ती है, यानी कि बाहरी ऊष्मा भी देनी पड़ती है, और दाब भी यानी कि दबाव भी देना पड़ता है, यानी कि प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर भी जब जब क्या होता है, जब दहन होता है तो क्या निकलती है, हीट, लाइट और साउंड, यानी कि ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो तीनों में यही डिफरेंस है, किसी में बाहरी हीट देनी पड़ती है, किसी में नहीं देनी पड़ती। किसी में हीट और प्रेशर दोनों ही हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड केस था हमारे, यानी कि स्वतः दहन और तीव्र दहन, वहां पर तो हमें हीट और लाइट देखने को मिल रही थी, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश देखने को मिल रहा था। लेकिन जो हमारा तीसरा टाइप था विस्फोट, विस्फोट में हमें प्रकाश, रोशनी और ध्वनि तीनों चीजें, सॉरी, गर्मी, प्रकाश और ध्वनि तीनों चीजें हमें देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए,
फिर बात आती है पूर्ण दहन की, अपूर्ण दहन की। ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि हाइड्रोकार्बन ईंधन अगर पर्याप्त मात्रा में जलता है तो क्या कहलाया जाता है, पूर्ण दहन। ठीक, यानी कि जब क्या है, कोई ईंधन क्या है, जल रहा है और उसे पूरी ऑक्सीजन मिल रही है जलने के लिए, तो वो दहन क्या कहलाया जाएगा, अपूर्ण दहन, सॉरी पूर्ण दहन कहलाया जाएगा। और दूसरी तरफ वैसा दहन यदि किसी हाइड्रोकार्बन ईंधन या किसी भी ईंधन का क्या हो रहा है, अपर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कि दहन जो है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा, उसे ही कहा जाता है अपूर्ण दहन। जैसे कि हम कहें जब पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती। वैसे तो दोनों ही गैस क्या है, बहुत हार्मफुल है, हानिकारक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि अपूर्ण दहन क्या है, जब कोई भी दहन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं कोई लकड़ी है वो जल रही है, ठीक, तो हमने क्या कर दिया, वहां पर जो है ऑक्सीजन जितनी चाहिए जलने के लिए उससे कम ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, पूरी तरीके से पूरा ऑक्सीजन हम नहीं दे रहे जितना उस लकड़ी को जलने के लिए चाहिए। ठीक है, तो पूरी ऑक्सीजन जब हम नहीं दे रहे तो पूरी तरीके से नहीं जल पाएगा, नहीं वहां पर दहन पूरा होगा, तो इस तरीके का जो दहन है उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण दहन कहा जाता है। ठीक, दूसरी तरफ अगर वही लकड़ी है वो जल रही है तो हम उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन दे रहे हैं या उसे पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही है, तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाया जाएगा, पूर्ण दहन कहलाया जाएगा। अब बच्चों जो पूर्ण दहन है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है, और जो अपूर्ण दहन है वहां पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखते हैं उत्पाद के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हाँ, यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, क्या क्या है। सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अब हमें दहन करना है तो क्या चाहिए, दहनशील। अगर हम खुद से सोचें, ठीक है, चलिए सोचते हैं कि हमें क्या है, किसी भी हमें क्या करना है, दहन करना है, कोई चीज जलानी है, तो क्या चाहिए, सबसे पहले दहनशील पदार्थ चाहिए, लकड़ी हो या कोई भी पदार्थ हो जो जलता हो। ठीक, दूसरी चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद से चलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन क्या है, इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज क्या है, ईंधन के प्रज्वलन तापमान की प्राप्ति, यानी कि प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर हमें चाहिए। अब बच्चों दो टर्म्स तो हमें समझ में आ गया कि दहनशील पदार्थ चाहिए, इतना हमें समझ में आ गया। दूसरा ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि अभी तक स्टार्टिंग से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन। अब ये नई चीज क्या आ गई, प्रज्वलन तापमान, यानी कि प्रज्वलन तापमान क्या है, वह न्यूनतम तापमान या वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और हवा की उपस्थिति में जलता है, उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। प्रज्वलन तापमान को किंडलिंग तापमान भी कहा जाता है। देखो बच्चों, प्रज्वलन तापमान के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रज्वलन तापमान क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है, आग पकड़ता है। ठीक, जिस तापमान से कोई पदार्थ क्या करता है, आग पकड़ता है। जैसे कि हमारे पास है लकड़ी, ठीक है, और एक है हमारे पास पेट्रोल। अब बच्चों लकड़ी और पेट्रोल दोनों ही क्या है, हमारे ईंधन है। ठीक है, दोनों ही ईंधन है। ठीक, लेकिन दोनों का जो प्रज्वलन तापमान है वो क्या है, अलग अलग है, इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। इग्निशन टेम्परेचर यानी कि वो तापमान जिस पर कोई भी दहनशील पदार्थ है या कोई भी पदार्थ क्या करता है, आग पकड़ता है। ठीक, अब जैसे हम देखते हैं इसके पास अगर हम जलती हुई माचिस को लेकर जाए लकड़ी के पास, तो क्या एकदम से जलने लग जाएगी लकड़ी, नहीं जलेगी, है ना। और पेट्रोल के पास जलती हुई माचिस को लेके जाए तो एकदम से जलने लग जाएगा। यानी कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है लकड़ी से, लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक, इसीलिए लकड़ी को जलने में समय लगता है, यानी कि जिनको जलने में समय लग रहा है इसका मतलब क्या है, उनका प्रज्वलन तापमान क्या है, ज्यादा है। और जो आसानी से जल जाते हैं जैसे पेट्रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिट्टी के तेल की, तो मिट्टी का तेल भी आसानी से जल जाता है, यानी कि इनका जो प्रज्वलन तापमान है वो क्या है, कम है। ठीक है बच्चों,
तो हर पदार्थ का अलग अलग प्रज्वलन तापमान होता है। अगर हम बात करें किसी कपड़े का, तो कपड़े का प्रज्वलन तापमान अलग होता है। अगर हम बात करें कागज का, तो कागज का प्रज्वलन तापमान अलग होता है। अगर हम बात करें गोबर के उपलों का, तो गोबर के उपलों का जो प्रज्वलन तापमान है वो भी अलग होता है। तो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग प्रज्वलन तापमान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो प्रज्वलन तापमान हम समझ गए। अब जैसे अगर हमें लकड़ी को क्या करना है, लकड़ी का दहन करना है, तो पहली आवश्यकता है हमारे पास, आवश्यक शर्त है हमारे पास कि वो एक दहनशील पदार्थ है, लकड़ी है, बिल्कुल है। फिर हम क्या कर रहे हैं, समर्थन के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन या वायु। तो ऑक्सीजन और वायु भी मिल रही है लकड़ी को। लेकिन तीसरी चीज क्या है, इग्निशन तापमान तक उसको पहुंचाना है, यानी कि इसका इग्निशन तापमान तो ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, पहले लकड़ी को काफी देर तक हीट करना पड़ेगा, है ना, उसको काफी देर तक गर्म करना पड़ेगा, फिर जाके लकड़ी जलेगी। ठीक है बच्चों, इग्निशन तापमान के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, यदि किसी पदार्थ का तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम है तो वह आग नहीं पकड़ेगा और ना ही जलेगा। ठीक है, अगर किसी का जो तापमान है वो प्रज्वलन तापमान से कम है तो वो क्या होगा, आग नहीं पकड़ेगा। अब विभिन्न तापमानों, विभिन्न पदार्थों का अलग अलग प्रज्वलन तापमान होते हैं। जैसे हम कहें केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल का प्रज्वलन तापमान लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से कम होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो मिट्टी का तेल है उसका जो प्रज्वलन तापमान है वो क्या है, कम होता है लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से। ठीक, चलिए, तो वह पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है तथा जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अब हम कह रहे हैं जिनका ज्वलन तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है वो क्या करते हैं, आसानी से आग पकड़ते हैं। और जिनका ज्वलन ताप ज्यादा होता है, ठीक, वो आसानी से आग नहीं पकड़ते। जैसे कि पेट्रोल है, एलपीजी है, अल्कोहल है, सीएनजी है। ठीक है, तो ये सारे कैसे ईंधन हैं, ये सारे जो है हमारे ईंधन के प्रकार हैं। और कैसे ईंधन है ये सारे, जिनका प्रज्वलन तापमान क्या है, बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से आग पकड़ लेते हैं। अब जैसे हम बात करें लकड़ी है, तो इसका प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है, तो ये आसानी से आग नहीं पकड़ते। ठीक है बच्चों, चलिए, अब कोई पदार्थ तभी जलना शुरू करता है जब वह एक निश्चित न्यूनतम तापमान या ज्वलन तापमान पर पहुंच जाता है। अब जैसे कि हमारे पास कोई कपड़ा है, ठीक है, मान लिया ये कपड़ा है, ठीक, इसको अगर हम आग के ऊपर लेके जाएंगे तो एकदम से जल जाएगा। क्यों, क्योंकि यही इसका क्या है, ज्वलन तापमान है या न्यूनतम तापमान है। ठीक, ज्वलन तापमान की अगर हम बात करें, अगर हम इस मार्कर को लेकर जाएं आग के ऊपर तो क्या एकदम से जलेगा, नहीं जलेगा। पहले ये क्या करेगा, अपने ज्वलन तापमान तक पहुंचेगा, उसके बाद जब ये अपने ज्वलन तापमान तक पहुंच जाएगा फिर क्या होगा, बर्न होना शुरू होगा, यानी कि जलना शुरू करेगा। यही कारण है कि लकड़ी के टुकड़े को आग पकड़ने से पहले कुछ समय तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए जो लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ ऐसे हैं जिनका ज्वलन तापमान क्या है, ज्यादा होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, आग के ऊपर थोड़ा देर रखना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जिन पदार्थों का ज्वलन तापमान कम होता है वह आसानी से आग पकड़ लेते हैं, और ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, नायलॉन फाइबर, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक, चलिए, तो कुछ पदार्थ अपने आप जल जाते हैं। अब कुछ पदार्थ तो अपने आप ही जल जाते हैं। इस प्रकार के दहन को स्वतः स्फूर्त दहन कहते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है बच्चों। वे अपने आप जल जाते हैं क्योंकि उनका प्रज्वलन तापमान कमरे के तापमान के बराबर होता है। जैसे अभी हमने फास्फोरस के बारे में पढ़ा था हमने स्वतः दहन में, कि फास्फोरस जो होता है, जैसे वो रूम टेम्परेचर पे अगर हम फास्फोरस को रखें तो वो अपने आप ही जलने लग जाता है। अपने आप ही कैसे जल रहा है, क्योंकि उसका जो ज्वलन तापमान है वो किसके बराबर है, रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान के बराबर है, इसीलिए तो वो आसानी से जल जा रहा है ना। अगर हमने ये मार्कर रखा है यहाँ पर, ये रूम टेम्परेचर में है, कमरे के तापमान में, ये तो नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि इसका ज्वलन तापमान क्या है, कमरे के तापमान से ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये बर्न नहीं होगा। जैसे फास्फोरस है तो उसका तापमान क्या है, कमरे के तापमान के बराबर है उसका प्रज्वलन तापमान, इसीलिए वो कमरे के, जैसे हम उसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं, वो क्या होता है, बर्न होना शुरू हो जाता है, अपने आप दहन करता है। तो इस तरह का जो दहन है उसे क्या कहा जाता है, स्वतः दहन कहा जाता है। बहुत, उदाहरण के लिए जैसे सफेद फास्फोरस, जो कि अभी हमने देखा कि सफेद फास्फोरस
प्रज्वलन तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस कहीं का अगर टेम्परेचर है, ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सफेद फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को अगर हम रख दें तो वो क्या होगा, अपने आप ही जलना शुरू कर देगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात रही प्रज्वलन तापमान की कि किन चीजों का प्रज्वलन तापमान कम होता है, किनका ज्यादा होता है। जिनका कम होता है उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब जिनका ज्यादा होता है उन्हें आग पकड़ने में समय लगता है, इसीलिए पहले क्या करना पड़ता है, उनके तापमान को उनके ज्वलन तापमान तक पहुंचाना पड़ता है, उसके बाद जो है वो आग पकड़ना शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो अभी हमने क्या पढ़ा, दहन के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में पढ़ा। हमने कहा सबसे पहले हमारे पास ईंधन होना चाहिए, है ना, कोई दहन ईंधन कहे या हम क्या कहें, कोई दहनशील पदार्थ। ठीक, फिर हमने कहा वायु होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए अगर हमें दहन करना है तो। ठीक, अगला है ऊष्मा, यानी कि तापमान को प्रज्वलन तापमान उसकी यानी कि इग्निशन टेम्परेचर से अधिक बढ़ाने के लिए, ताकि क्या कर ले, जो भी हमारा ज्वलनशील पदार्थ है वो आसानी से आग पकड़ ले, क्योंकि जब उसका तापमान उसके प्रज्वलन तापमान तक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनमें से एक या अधिक स्थितियों के बिना कोई पदार्थ नहीं जलेगा। अब इनमें से अगर हम कोई एक भी स्थिति हटा दे, अगर हम इग्निशन टेम्परेचर को हटा दे तो कोई कोई भी पदार्थ जो है वो आग नहीं पकड़ेगा, दहन नहीं करेगा। अगर हम ईंधन हटा दे तो आग तो कैसे ही पकड़ेगा, जब ईंधन नहीं है तो आग किसमें लगेगी। अगर हम वायु हटा दें, यानी कि ऑक्सीजन जो है नहीं मिलेगी, फिर ऑक्सीजन के बिना तो आग जल ही नहीं सकती। ठीक, तो अगर हम ये वाली कंडीशन हटा दे तो भी क्या होगी, आग नहीं जलेगी। और अगर हम किसी भी दहनशील पदार्थ को उसके प्रज्वलन तापमान तक ना पहुंचाए तो भी क्या होगा, आग नहीं लगेगी बच्चों। ठीक, चलिए अब आगे, अब हमने ये तो जान लिया कि दहन कैसे होता है, दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं। लेकिन अब जो है हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि दहन अगर ज्यादा हो जाए, यानी कि आग अगर ज्यादा लग जाए तो उस पर नियंत्रण किस प्रकार पाया जा सकता है। तो अलग अलग पदार्थों की अलग अलग क्या है, टेक्निक्स होती हैं या अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कैसे उनको क्या क्या करते हैं कि बुझाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनके द्वारा लगी आग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा, आग पैदा करने के लिए आवश्यक एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों अभी हमने देखा कि आग के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, ईंधन होना चाहिए, ठीक, वायु होनी चाहिए, वायु में क्या, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, और तीसरी शर्त क्या थी कि क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप, या हम कहें हीट या ऊष्मा हम कह रहे हैं। ठीक है, सिंपली इसको क्या कह रहे हैं हम, ऊष्मा कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो भी कंडीशंस हैं दहन की प्रक्रिया के लिए, उनमें से अगर हम एक भी कंडीशन हटा दे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। अगर हम सोचें, अगर हम ये सोचें कि कहीं पर अगर आग लगी है, ठीक, तो वहां पर ईंधन में आग लगी तो ईंधन को हटा दें हम तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। ठीक है, अगर हम वहां पे वायु को क्या कर दें, रोक दें, है ना, ऑक्सीजन को वहां पर क्या कर दे, जाने से रोक दे, या ऑक्सीजन को जो भी जहां से भी ऑक्सीजन वहां पर जा रही है उस ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दें तो आग बुझ जाएगी। या वहां पर जो हीट है उसे अगर हम कम कर दें तो भी आग बुझ जाएगी। ठीक, वैसे ये दिखने में इतना आसान लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं, ये कंडीशंस को हटाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, तो तेल और विद्युत उपकरणों के अलावा अलावा अन्य पदार्थों से उत्पन्न आग को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर पानी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तेल और विद्युत, यानी कि ऑयल और जो भी हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, विद्युत उपकरणों के अलावा जो भी हमारे अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कि लकड़ी है, कागज है या प्लास्टिक है, इन चीजों पर जब आग लगती है तो उनको नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, हम पानी का उपयोग करते हैं।
क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। इनके अलावा तेल और विद्युत के अलावा, तेल या विद्युत के अलावा और चीजों पर आग के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन तेल और विद्युत में अगर हम आग का उपयोग पानी का उपयोग करेंगे तो स्थिति और खराब हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्थिति कब खराब हो सकती है, जब हम तेल और विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को किससे बुझाते हैं, पानी से बुझाते हैं। पानी सिर्फ किसके लिए है, जब जैसे कागज है, लकड़ी है, इन चीजों से अगर कोई आग लग जाती है, इन चीजों से अगर दहन होता है तो उसे बुझाने के लिए जो है पानी का उपयोग किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने तेल और विद्युत उपकरणों द्वारा लगी हुई आग में पानी का उपयोग किया तो उससे स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि वो आग को बुझाने की जगह आग को और बढ़ावा देते हैं और आग और ज्यादा फैलती है। ठीक है, बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं हो पाती। क्योंकि यहाँ पर लिखा है हमने, क्योंकि विद्युत उपकरणों या तेल से लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, या रेत का उपयोग किया जाता है। पानी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आग और ज्यादा फैल सकती है, या जो पानी डाल रहा है उसे करंट लग सकता है। ठीक है, उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए जो है हमें क्या करना है, सिर्फ पानी का उपयोग किस पर कर सकते हैं हम, पानी का उपयोग जैसे कागज, लकड़ी, प्लास्टिक या और कोई अन्य चीजें हैं, इन पर जब आग लगती है तो हम क्या कर सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं, आग पर नियंत्रण के तरीकों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो कि अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, पानी का उपयोग करके। चलिए, तो पानी सबसे आम अग्निशामक है। अग्निशामक क्या होते हैं, जो आग को बुझाने में मदद करते हैं, उन्हें हम अग्निशामक कहते हैं। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब लकड़ी, कागज आदि जैसी सामग्री में आग लगी हो। सिंपली उपयोग कब करेंगे, जब लकड़ी, कागज आदि जैसी सामग्री में आग लग जाए। ठीक, यदि विद्युत उपकरणों में आग लग जाए तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है। होता है ना, पानी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक, विद्युत का संचालन करता है और आग बुझाने का प्रयास करने वाले को नुकसान पहुंच सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में अगर आग लगती है तो पानी का उपयोग नहीं करना। उपयोग किसका करना, अगर पानी का नहीं करना तो किसका उपयोग करना है, अग्निशामक यंत्र जो हमारे पास होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जिसे हम कहते हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए। तेल और पेट्रोल की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पानी पर तैरते हैं और जलते रहते हैं। ठीक, अब तेल है या पेट्रोल है, तो इनकी आग, जो इनसे अगर कोई आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए भी क्या करना है हमें, उसे बुझाने के लिए भी पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि कहीं पर आग लगी है, हमने यहाँ पर पानी डाल दिया तो वो क्या होंगे, पानी में फ्लोट करते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इनका घनत्व कम होता है। इसीलिए इन पर भी क्या नहीं करते हम, इन पर भी हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। तो उपयोग किसका करेंगे, अब अग्निशामक यंत्र का। ठीक है बच्चों, अब अग्निशामक यंत्र कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, पहले तो ये है, यहाँ पर पानी से जो है लकड़ी, कागज, इस तरीके की जो आग है वो यहाँ पर बुझाई जा रही है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र। ये सब आपने अपने स्कूल में देखा होगा, ठीक है, या हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, जहां भी आप जाते हैं एक ना एक आपने ये देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर। इससे क्या किया जाता है, इसकी मदद से आग बुझाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन जो क्या हो रही है, आ रही है, उसको क्या कर देता है, रोक देता है, ऑक्सीजन को रोक देगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कह रहे हैं ये लकड़ी है, इसके ऊपर क्या हो रही है, आग लग रही है। ठीक, तो आग कैसे लग रही है, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है वो जा रही है, ऑक्सीजन की मदद से ही तो लग रही है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, जलने की प्रक्रिया में समर्थन करता है। ठीक है, तो जहां यहाँ पर निरंतर ऑक्सीजन जाती रह रही है तो आग क्या है, और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक, तो इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है,
CO2 का स्प्रे कर दिया, इसको क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि ये कंबल की तरह क्या कर देती है, इसको पूरा लपेट देती है और ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ से बंद कर देती है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से नहीं जा पाती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसको पूरा क्या कर लेती है, पूरे कंबल की तरह इसको लपेट लेती है, जिस वजह से यह धीरे धीरे इसका क्या होता है, टेम्परेचर भी कम होता है और आग धीरे धीरे बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन भी अब नहीं आ पा रही। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। पहले अब हमें यहाँ पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, जो कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर था उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तेल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों और बिजली के उपकरणों से होने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक है, ठीक है, पेट्रोल, तेल या विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग या उनके द्वारा कोई आग अगर फैलती है तो उसको बुझाने के लिए सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा अग्निशामक हमारा यही है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होता है और यह आग को ढक लेती है। ये क्या करती है, आग को ढक लेती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि कैसे काम करता है, ये आग को पूरी तरीके से ढक लेता है, या जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जैसे कि अभी हमने बताया कि वो क्या करता है, पूरा चादर की तरह उसे क्या कर लेता है, लपेट लेता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग को बुझा देता है। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो रुक जाती है, ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पाती, आग को बुझा देती है। ठीक है, जिस वजह से आग क्या होती है, बुझ जाती है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दबाव पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हम आग बुझा सकते हैं। बाकी कैसे और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। इसके अलावा ईंधन कौन कौन से होते हैं, क्या किस किस प्रकार के ईंधन होते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए, तो मिलते हैं आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।